अनाज पाते थे, 20 क्विंटल अनाज पा गए, उन्नति हो गई। ऐसा बात वस्तु से संबंधित ये बात है, वो ज्ञान से संबंधित बात वो है। ठीक है, पता है जी बाबा जी। पर इसको उत्थान और जैसे आप इसमें गुरु मूल्यन की ओर गति, उसमें आप है कि उत्थान के लिए बोले कि गुरु मूल्यन की ओर गति, तो उसमें वो जागृति से संबंधित जाती है वो चीज। क्या गुरु मूल्यन और समाधान की जो गति है उसको उत्थान के रूप में दिया है। हाँ, क्या कहा? गुरु मूल्यन की ओर गति को आपने उत्थान कहा है। एक परिभाषा है बाबा, गुणात्मक परिवर्तन में उत्थान पतन की बात आती है। गुणात्मक परिवर्तन में उत्थान पतन की बात आता है। मात्रात्मक परिवर्तन में वो इसके उन्नति की बात आती है। उन्नति अवनति की बात आती है। ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन में उन्नति अवनति बात आती है। उनका शायद प्रश्न इसलिए था बाबा कि पुस्तक में एक जगह लिखा है, उन्नति की परिभाषा दी हुई है कि गुरु मूल्यन की ओर अथवा समाधान की ओर प्रगति बोलो भी उन्नति है। हाँ, ठीक है ना। माने सभी बात समाधान के साथ तो जुड़ना ही है। ठीक है, ये समाधान समृद्धि दो बात की है। समृद्धि को हम सदुपयोग करने पर, समृद्धि का मतलब निकलते है अपव्यय करने पर समृद्धि होती ही नहीं। ठीक है ना, तो समाधान समृद्धि से संबंधित बात कहा उन्नति के बारे में। ठीक है, ठीक तो लिखा है। ठीक, आगे बाबा एक जगह लिखा है, संपूर्ण पदार्थ अपनी परमाणुविक स्थिति में सचेष्ट है, इसलिए यह स्पष्ट होता है कि उन्हें ऊर्जा प्राप्त है। यह निरपेक्ष ऊर्जा है। ठीक, इसमें क्या कहना है? तर्क रूप में यदि ये कोई पूछे कि ये जो ऊर्जा है ये उस इकाई का ही कोई गुण क्यों नहीं है, उसको पता लगाना पड़ेगा ना भाई जी। इकाई का ऊर्जा दूसरे तक कैसा पहुंचा, इकाई अपने में ज्यादा ऊर्जा को कैसा दिया, ये सब बात आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, स्वयं में क्रियाशील भी हो, दूसरों को क्रियाशील करा सके, वैसा बात आ जाए, उसके बारे में सोचा जा सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हम जितने भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उससे ज़्यादा वस्तु को हम बर्बाद करने के बाद ही थोड़ा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सापेक्ष ऊर्जा को। हम जितना गरम करते हैं पानी को, पानी से कोई यंत्र चलाते हैं बाष्प से, तो जितना हम कोयला जलाते हैं, कोयले का जो ऊष्मा है, कोयले का टोटल ऊष्मा, और उसको यदि ऊर्जा में परिवर्तित करने से जितना ऊर्जा मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। तो क्या इसका मतलब इसका मतलब यह हुआ, यह स्वभौतिक वस्तुएं कोई भी चीज अपने से अधिक ऊर्जान्वित होकर दूसरे को दे नहीं पाते हैं। ये बात समझ में आता है, ये गवाही आपके सामने रखा हुआ, इसमें कोई पर्दा नहीं लगा। उससे क्या कल्याण होगा? मान लिया ऐसे, उससे क्या कल्याण करना चाहते हो? नहीं, कल्याण नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, तो इससे मतलब क्या होगा? कोई उद्देश्य के बिना कुछ होगा? और उस कुछ भी बोलना बनता है फिर। उद्देश्य के बिना यदि बात करने के लिए इजाजत है, अपन कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, उद्देश्य के बिना की बात नहीं हरी बाबा। एक चीज को हमने निरपेक्ष ऊर्जा कहा है। ठीक है, मेरे सापेक्ष कहना है। कई के लिए वो पहले बताओ ना भाई। निरपेक्ष ऊर्जा इसीलिए बता है पेरनियल स्रोत। आप क्या कहना चाहते हो? मेरा ये प्रश्न है कि ये इकाई का ही कोई गुण नहीं हो सकता, ऐसा हम सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, यदि आप ऐसा कहते हो, ये तो गवाही बता दिया
इकाई से जो कुछ भी निष्पन्न होकर के दूसरे को मिलता है वो जितना लूज करता है उससे कम में मिलता है। ये तो बात बता दी है, वो तो ठीक है बाबा। हो गए। उसके बाद कैसा इसको जोड़ोगे बताओ ना भाई। नहीं, ये तो जब आप किसी दूसरी इकाई को देने के क्रम में बात कर रहे हैं ना। अब क्या कहना चाहते हो भाई? पुनः पुनः अपन फंस गए। चलिए प्रश्न बदल देते हैं बाबा। माने अभी जितने भी बात कह रहे हैं तो मनुष्य में आकर के, वस्तु में हो करके, जितना वो वस्तु है उससे ज्यादा ताकत है। वो कहाँ से आया उसको बताए। ये ज्यादा ताकत किस रूप में कह रहे हैं बाबा? वो कितने भी यूज करता है उतना रहता है। ठीक है, वो बात ठीक है। ठीक है। जैसा एक परमाणु कितने भी हजार वर्ष घूमा, उससे जो जितना फटीक होना था वो ना हो करके वो यथावत रहता है। इसीलिए बताया पेरनेल स्रोत है। इतनी ही बात। ये कई को बताया। हम संसार को व्यवस्था के रूप में देखा, व्यवस्था के रूप में इसको व्यक्त करना जरूर माना कि भौतिकवादी के अनुसार अव्यवस्था को शुरू किया। तो ये वाला ने इसको माइकता को बताया। इन दोनों से तो कोई व्यवस्था बनने वाला नहीं है। वो तो ठीक है बाबा। और हम व्यवस्था के रूप में अस्तित्व को देखा, उसको हम प्रकट किया है। इसमें तकलीफ हो तो बताओ। नहीं, तकलीफ की बात नहीं बाबा। और क्या कर रहे हैं अपन अभी? तकलीफ नहीं होता। बाबा, मूल चेष्टा क्या है, उसे परिभाषित। मूल चेष्टा जो है ना, क्रियाशीलता। ऊर्जा संपन्नता का फलन में क्रियाशीलता लिखा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत। ये मूल चेष्टा है। क्या क्रियाशीलता है श्रम गति परिणाम के रूप में व्याख्यायित। श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य, उस परिणाम का अमरत्व जो है ना, विकास और जागृति का मतलब। इतना तो कुल मिलाकर के मीनिंग ये है अस्तित्व का। अस्तित्व में जो कुछ भी क्रिया का मीनिंग है इतना ही। उसको अध्ययन करना है, जीना है, वहां पहुंचना है कि जीने की जगह में उसको तय करिए। नहीं पहुंचना है, अभी जो कर रहे हैं वो ठीक है। जीना है तो इसको अध्ययन करना पड़ेगा। इतना ही बात। बाबा, ये हर इकाई में होती है मूल चेष्टा कि सिर्फ परमाणु में? हाँ, परमाणु में। सिर्फ परमाणु ही है। तीनों क्रियाकलाप का मूल में लिखा है। माने जीवन क्रिया के मूल में भी परमाणु है, भौतिक क्रिया के मूल में भी परमाणु है, रासायनिक क्रिया के मूल में भी परमाणु है। तीन प्रजाति की क्रिया है अस्तित्व में। चौथे प्रजाति की कोई अस्तित्व में क्रिया नहीं है। भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया, तीन ही क्रिया है। तीनों के मूल में परमाणु ही है। बताओ। तो जो धरती की गति है बाबा, उसको मूल चेष्टा नहीं कहेंगे, या कहेंगे इन सभी परमाणुओं की सम्मिलित मूल चेष्टा है? क्या कहेंगे? धरती का मूल चेष्टा कहो तो भी बुरा नहीं है, सम्मिलित चेष्टा कहोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं। क्या तकलीफ है? नहीं, जो प्रश्न था कि केवल परमाणु में है या किसी भी इकाई में? बता तो दे। परमाणु ही सम्मिलित रूप में कार्य करता है ना रे। ठीक है। कई के लिए बोखा हो जाता है। ठीक। बोखा माने मूर्ख बंगाली में। यही बात है ना। बंगाली जानते हो? कहाँ चले गए साधु? बोखा माने मूर्ख है ना, है? हाँ, बात बताए। हाँ, वो जानता है बंगाली। ये कई को अपन कई किए जा रहे हैं। उस मूर्खता का भी कोई मीनिंग बताया जाए, उसी को फॉलो किया जाए। क्या तकलीफ? हमको कोई तकलीफ नहीं। हाँ, पहले हमें पूछ लेंगे कि भाई व्यवस्था में जीना है, अव्यवस्था में जीना है। अव्यवस्था में जीना है, अभी जो कर रहे हैं वो ठीक है। व्यवस्था में जीना है, ये प्रस्ताव खत्म। बाबा एक प्रश्न था, विकिरण, रश्मि और प्रकाश, इसमें क्या समझना था? क्या कहते हैं? विकिरण, रश्मि और प्रकाश। रश्मि और प्रकाश में क्या अंतर? ये आप कहते हैं। विकिरण, रश्मि।
विकिरण रश्मि। विकिरण एक अलग चीज है, रश्मि अलग चीज। रश्मि किसी प्रतिबिंबन का अनुबिंब प्रतिबिंब है, अनुबिंब प्रत्यनुबिंब है। विकिरण जो है ना, प्रभाव है। प्रभाव क्या है? ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, अपने एक गुणात्मक परिवर्तन में, मात्रात्मक परिवर्तन में इसके विकिरणीयता की आवश्यकता, वो प्रभाव डाला ही रहता है। इसको ब्रह्मांडीय किरण नाम है। इसको लगाना नहीं पड़ता है, लगता ही है, लगा ही रहता है। अभी धरती और धरती के वायुमंडल के परस्परता में जो दबाव बना के रखता है, उसमें विकिरणीयता एक बहुत बड़ी भारी प्रशंसनीय कार्य है। ठीक है। और उसके बाद ये जो धरती में जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के लिए एक चुंबकीय धारा रहती है, उसको निरंतर संतुलित बनाए रखने में विकिरणीयता एक अद्भुत काम है। सुन रहे हो इसको? ब्रह्मांडीय किरण, ये जो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव के बीच में जो मैग्नेटिक पोल है, उसको बिल्कुल बरकरार बनाए, संतुलित बनाए रखने में ये ब्रह्मांडीय किरण अद्भुत काम है। तीसरा, योगिक क्रिया के समय में वो ब्रह्मांडीय किरण अद्भुत काम करता है। इस ढंग से बहुत सारे जगह में ब्रह्मांडीय किरणों का अपना काम है, उसका नाम है विकिरण। ठीक है। और रश्मि, और क्या होता है उसके बाद? प्रकाश। हाँ? प्रकाश रश्मि, किरण रश्मि। हाँ, किरण प्रकाश, किरण रश्मि प्रकाश। ये क्या है पूछा जाए? इसमें क्या है? इसमें हर प्रतिबिंब प्रतिबिंबित रहता है। पहला सिद्धांत, सभी ओर प्रतिबिंबित रहता है, अनंत कोणों में प्रतिबिंबित रहता है। ठीक है ना? हर प्रतिबिंब किसी न किसी अपारदर्शी वस्तु के ऊपर रहता है। हर प्रतिबिंब किसी अपारदर्शी वस्तु के ऊपर ही रुकता है। ठीक है ना? ये दो बात समझ में आता है। इस रुकने के क्रम में क्या होता है? जैसा सूर्य का बिंब का प्रतिबिंब यह हर एक परमाणु के ऊपर आता है। उसका अनुबिंब बहु आयाम में फैल जाती है, प्रत्यनुबिंब और आयामों में फैल जाता है। इस प्रकार से सभी ओर चमक पैदा करता है। कोई समझे? चमक किसका? सूर्य का। सूर्य का चमक सभी परमाणुओं के ऊपर कैसा दौड़ जाता है? इस विधि से दौड़ता है। सभी परमाणुओं के वो परमाणु चमकने लगते हैं। उसको आप क्या कहते हैं? कि प्रकाश। इसके पहले क्या था? जो प्रतिबिंब आया उसका नाम है किरण। प्रतिबिंब आया उसका नाम है किरण, है ना? उसके बाद जो है ना, ये अनुबिंब प्रत्यनुबिंब में परिवर्तित हुआ, इसका नाम है रश्मि। वो रश्मि के बाद प्रकाश, ऐसा बना हुआ है। तीसरे स्टेज में प्रकाश। अभी यहाँ जो हो रहा है ये भी वैसे ही है। पहले प्रतिबिंब इनमें अणुओं के ऊपर, उसके बाद उसका अनुबिंब प्रत्यनुबिंब विधि से ये सब चमक रहा है। ऐसा बनाए, विधि ऐसा है। पहले ये जो क्या है, ये जो दिख रहा है, यहाँ से किरण, किरण के बाद रश्मि, रश्मि के बाद प्रकाश। बोलिए सब जगह में दिखता है। इसको अच्छे तरह से अपने को समझने की जरूरत है। हाँ, और आगे? तो ये किरण जो है ये ट्रैवल करता है क्या बाबा? ऐसा कुछ है? नहीं। किरण किसको किरण कहा बेटा? प्रतिबिंब को किरण कहा। ट्रैवल क्या करना? प्रतिबिंब रहता ही है। तो इनमें से कोई भी चीज ना लूज होता है ना गेन होता है। हमारा प्रतिबिंब आपको देखने को मिलता है,
इससे मुझसे कोई चीज टूट करके कोई लॉस होता हो या कोई गेन होता हो, दोनों नहीं होता है। अभी वो लॉस एंड गेन के लिए जा करके सबका गला कट गए, प्रकाश में गति बता करके सबका गला को काट के रखा है। कोई आदमी ठीक से सोच नहीं पावे, वहां पहुंचा दिया। ठीक है, एक तो दवाई पिला करके पागल बनाते हैं, एक जो है ना पढ़ा करके पागल बनाते हैं। आदमी को टोटल 700 करोड़ आदमी को पढ़ा करके पागल बना दिया। उसके बाद क्या किया जाए? ये कहते हैं प्रकाश में गति होता है। प्रकाश जो है ना प्रतिबिंब है भैया, हर वस्तु प्रकाशमान है, इसमें काय के लिए गति? गति होता है तो लेन देन होता ही है। अब उसके बाद कहा दूसरा नाम तरंग होता है। तरंग क्या होता है? वस्तु है या अवस्तु है, आज तक तय नहीं कर पाए। उसके बाद क्या बात, कितना बात करना शेष है? आज दिन तक तरंग अपने में वस्तु है अवस्तु, अवस्तु है तो क्या, उसका उत्तर है ही नहीं है। अवस्तु को पहचाना ही नहीं गया। ठीक है ना, वस्तु जहां है वहां स्पेस कर्व होता है लिखा ना, क्या लिखा रहे हैं उसका? आइंस्टाइन ने ऐसा लिखा। हाँ, ऐसा लिखा है। और लिख करके लिखा वो जहाँ पानी में पत्थर डालते हैं, जहाँ पत्थर वहाँ पानी नहीं है, जहाँ मट्टी वो कहाँ, वो उसको क्या बताते हो पूछा तो चुप हो गए। इतनी ही बात, आगे चलो। पत्थर जहाँ है वहाँ पानी नहीं है तो पता लगता है, मट्टी जहाँ है वहाँ पूछा तो चुप हो गया। इतनी ही बात। रुई जहाँ है वहाँ क्या है? वहाँ पानी हट गया नहीं, उसके बीच में है ऐसा बताते हैं। बात वैसे कुछ सोचने की मुद्दा है। अब इन सब से रुई पानी में भिगने से जैसा होता है, मट्टी भिगने से जैसा होता है, उससे ज़्यादा पैनीपन से व्यापक वस्तु में सभी वस्तु भीगे हैं। मट्टी भी भीगा है, पत्थर भी भीगा है, मणि भी भीगा है, धातु भी भीगा है। ऐसा अपन प्रेजेंट किए। कई के लिए प्रेजेंट किए हैं तो हमने देखा है, नंबर 1। दूसरे व्यवस्था में है। 2 व्यवस्था को बताने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बात इतनी। चलो आगे। भार से बाबा, भार आकर्षण से, आकर्षण परस्परता से, परस्परता लघुता। भार आकर्षण से, पहले उसको हजम करो। भार क्या है पूछा है ना। एक वस्तु बड़ा हो, एक वस्तु छोटा हो। ठीक है, बड़े वस्तु के अपेक्षा में छोटे वस्तु का भार समझ में आता है। पहले इसको समझो। क्या समझो? बड़े वस्तु के अपेक्षा में छोटे वस्तु का भार समझ में आता है। कैसा आता है पूछा? तराजू में रखने से आता है। बोले तराजू में रखने से ये एक वस्तु रखने से तो वो झुक जाता है, वो भार समझ, इसका नाम भार दिया। ठीक है ना। उसके बराबर कितने की बराबर में होगा उसको सोचने के लिए पहले गिनते थे। 1 चावल का दाना, 2 चावल का दाना, 10 चावल का दाना, 1 गुंजा का दाना, राई का दाना, ऐसा सबका बताते रहे। उसके बदले में अपन क्या कर दिए है, 1 ग्राम है, 1 औंस है, 2 औंस है, इस प्रकार से शुरू किए। उसके बाद 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, ऐसा शुरू किए। 1 तोला है, 2 तोला है, ऐसा शुरू किए। कई प्रकार से शुरू करके कई प्रकार से अभी कर ही रहे हैं। ठीक है, किंतु गिन लेते हैं इतना भार है, उसको अपन स्वीकारते हैं। ठीक है ना, भार को ऐसा स्वीकारते हैं। ये भार कहाँ से आ गए? बड़े वस्तु के साथ जो आकर्षण बल लगती है वो भार के रूप में गण्य होता है। चुंबकीय बल रहता है तो आकर्षण बल रहता है। ठीक है, तो इसमें इनको पढ़ाए हैं
रेती में ये जो विद्युत धारा, विद्युत ग्राहिता नहीं है, ये पढ़ाए, इनको पढ़ाए हैं। तो विद्युत ग्राहिता जिसमें नहीं है उसमें भार होना नहीं चाहिए, ऐसा होता भी है।